कानून के आंख में धूल झोंक के अपना 1/3 हिस्सा दिखा के अपना रसीद जो कट रहा था वो दिखा के उन्होंने जमीन एक बेच दिया है भूमाफिया को। कि भूमाफिया जाके जमीन वहाँ कब्जा कर लेगा। और आए दिन हमें उस जमीन पर जाके वहाँ पर दखल करने की कोशिश करता है। कभी हमारे बोरिंग पे ताला बंद कर देता है, कभी वहाँ घेरने का प्रयास करता है, कभी हम लोग को धमकी दिलवाता है कि जमीन छोड़ के भाग जाओ। थाना प्रभारी, उसके बाद फिर हमने डीएसपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद डीजीपी, डीआईजी, सबको हमने कागज अपना भेजा कि हमारा दखल कब्जा है जमीन पे, हमारा हकीकत है, कोर्ट द्वारा भी कंफर्म किया गया है। उसके बाद ये भूमाफिया जमीन पे चढ़ के हमारा जमीन बलपूर्वक दखल करना चाह रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये अब आपको बताते हैं, ये फिरोज अंसारी है कौन? जमीन के सौदागरों के लिए वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो जमीन और माफियाओं के बीच से जुड़े मामले हैं। आए दिन भूमाफिया कैसे पनप रहे हैं धरातल पर और उनको बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत एक ऐसे शख्स के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। जो ये शख्स जो कि पीड़ित है, इनके जमीन पर किसी और की नजरें आ चुकी है। वो चाहता है कि इनके जमीन को अपने कब्जे में ले ले। ये मामला करीब बिहार की राजधानी पटना से महज 60 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले के बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती की है। बिहिया अंचल के अंतर्गत ये मामला, उसी बिहिया प्रखंड में ये मामला आता है, जहां पर वर्तमान में सीओ भी है, वर्तमान में बंदोबस्त का कार्यालय भी है। यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों का कार्यालय होने के बावजूद भी आखिर इस तरीके की वारदात, इस तरीके की घटना यहाँ पर क्यों घटित हो रही है? एक दिन अगर कोई म्यूटेशन के लिए आवेदन देता है तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर सारी जो प्रोसीजर है उसके कर्मचारी रिपोर्ट और आरओ रिपोर्ट और सत्यापन एक दिन में वो कर दिया जाता है इस बिहिया अंचल में, जिसका सारा प्रमाण हमारे पास है। वो प्रमाण हम अपने आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप समझिए कि एक जब आम इंसान जब अंचल कार्यालय के पास अपने जमीन के म्यूटेशन के लिए जब ऑनलाइन आवेदन करता है तो कई दिनों तक उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये महाशय पर अधिकारी क्यों मेहरबान है कि एक दिन में सारा काम इनका कैसे हो जाता है, कि एक दिन में इनका आम खास में कागज कैसे पहुंच जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। अब हम जब दूसरे बिंदु पर आते हैं, 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन का मामला है जो कि बिहिया नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, जो स्वर्गीय देवन शर्मा जो हमारे शख्स बैठे हुए हैं इनके दादाजी के नाम पर था। और इनके पिताजी जो है धेनुक चंद्र शर्मा। पहले हम इनके जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला, ये पूरा माजरा आखिर है क्या, इनके साथ ये घटनाएं कब घटित हुई और ये जो जमीन 3 एकड़ 30 डिसमिल का जो मामला है बिहिया अंचल में, इस पर किसकी नजर है और क्यों है और इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। इन 3 चीजों पर हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार शर्मा हुआ जी। मैं यही बिहिया तारा भवन में रहता हूँ जी। और बीएसएनएल में इंजीनियर। जी। ये जिस चीज की बात करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, 3 एकड़ 30 डिसमिल जो जमीन आपका बिहिया में पड़ता है, ये पूरा मामला है क्या? आखिर इसके पीड़ित आप क्यों हैं? आपके जमीन पर ऑफ रिकॉर्ड जब हम आपसे बातें कर रहे थे तो आपने सारा कुछ जो हमें बताया कि हमारे जमीन पर किसी और की नजर है और वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। जिस जमीन पर आप खेती करते हैं, जिस जमीन पर आपकी बोरिंग है, उस पर दूसरे लोग क्यों अवैध कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, मामला ये है कि 1952 में जी। हमारे दादाजी धेनुक चंद्र शर्मा जी। वो अपने पैसे से वो जमीन खरीदे थे। जी। और 1988 में वो जमीन 1 एकड़ 19 डिसमिल हमारी बड़ी माँ जो है उनके नाम से बख्शिश कर दिए थे, निबंधित बख्शिशनामा दे दिए थे। जी। ये जो 1 मिनट हम रोकना चाहते हैं कि धेनुक चंद्र शर्मा आपके पिताजी हैं? धेनुक चंद्र शर्मा हमारे दादाजी। अच्छा, दादाजी है। आपके पिताजी का नाम? जयनाथ शर्मा। जयनाथ शर्मा। आपके दादाजी के नाम पे 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है, उसकी डीड है? हाँ, उनकी डीड है। किसके द्वारा खरीदी गई थी वो? धेनुक चंद्र शर्मा के द्वारा ही खरीदी गई थी। जी। वो पूर्व में किसकी थी वो जमीन? वो पूर्व में जदू अहिर और रोशन अहिर की थी और उसी से उन्होंने जमीन खरीदा था वहाँ पे। वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? वो लोग कहीं बाहर से आए हुए थे, लेकिन वहाँ उनकी जमीन है और उनके पूर्वज लोग, उनके वंशज लोग वहीं रहते हैं। अच्छा। आपके पिताजी कितने भाई? हमारे पिताजी 3 भाई हैं। यानी 3 एकड़ 30 डिसमिल में
आपके पिताजी 3 भाई हैं। तो अब ये बताइए कि ये माजरा कहाँ फंस रहा है? हमारे दादाजी स्वर्गीय धेनुक चंद शर्मा ने वो जी। 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन खरीदा था जी रोशनहिर और जदोहिर से। जी उसके बाद 1988 में वो जमीन उन्होंने फुलवंती देवी के नाम से 1 एकड़ 19 डिसमिल जमीन बख्शिश कर दिया था। 1 एकड़ 10 डिसमिल तारा शर्मा को दे दिया था जी और बाद में 1 एकड़ 1 डिसमिल जमीन सुमित्रा शर्मा के नाम से बख्शिशनामा कर दिया था। जी और बख्शिशनामा की तिथि से हम लोग दखल कब्जे में हैं वहाँ पे। वहाँ पे हमारा बोरिंग का घर है, हाँ। बिजली का कनेक्शन है जी। 5 HP का मोटर वहाँ लगा हुआ हमारा जी पटवन होता है, सारा चीज होता है जी इसी बीच में इस बख्शिशनामा के बाद सबका म्यूटेशन हो गया और एक ही जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया। जो तारा शर्मा वाले हिस्से वाली जमीन है जी उसका म्यूटेशन नहीं हो पाया। 1 एकड़ 10 डिसमिल 1 एकड़ 10 डिसमिल जी क्योंकि हमारे चाचा जी हमारे दादाजी के मरणोपरांत वो एक चकबंदी डायरेक्टर के यहाँ केस किए कि उक्त भूमि चकबंदी क्षेत्र में पड़ता है जहाँ चकबंदी परमिशन की आवश्यकता थी, इसीलिए चकबंदी की परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए उक्त भूमि का जो भी बख्शिशनामा किया गया है वो शून्य विलेख है जी। उस आधार पर उन्होंने एडीएम ने उनको दाखिल खारिज का ऑर्डर जारी कर दिया जी जिसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में एक रीट दायर किया। हाई कोर्ट ने उस रीट में चकबंदी डायरेक्टर के आदेश को स्थगित कर दिया और स्टेट से पूछा कि ये बताइए कि जो स्टेट लैंड है उक्त जो जमीन है म्युनिसिपल क्षेत्र में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है। उसके बाद 2023 में इस मामले को बीएलटी में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी ये जो आपका पूरा जमीन है बीएलटी में जो ट्रांसफर हुआ इसका खाता खेसरा कितना है? इसका खाता नंबर है 330, खेसरा नंबर 79। अच्छा, मौजा बिहिया है। अच्छा, तो ये जो बीएलटी में मामला गया ये किस साल में गया? बीएलटी में 2023 में गया। 2023 में। और फिर 2009 में जो स्टे हुआ था वो भी हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था। हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हुआ था और हाई कोर्ट के द्वारा ही इसको बीएलटी में ही ट्रांसफर किया गया। तो ये हाई कोर्ट में आप गए थे या आपके चाचा जी? हम गए थे। अच्छा, आप चकबंदी डायरेक्टर के आदेश के विरुद्ध हम गए थे। अच्छा, तो ये जो आपके चाचा जी जो आपसे जमीन की फाइट कर रहे थे उनका क्या नाम था? उनका नाम है राजा राम शर्मा। अब वो है कि नहीं? नहीं। तो अब क्या उनके बेटे लड़ते हैं जमीन? हाँ, उनके बेटे लड़ते हैं। तो अब आगे क्या होता है? उसके बाद फिर 2009 में जैसे ही हमको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला तो हमने एक टाइटल सूट किया जगदीशपुर के न्यायालय में जी। टाइटल सूट में हमने यही मांग की कि 2010 में जी। उसका वाद संख्या था 654-10। हमने न्यायालय से यही मांग की कि चकबंदी डायरेक्टर का कोई अधिकार नहीं है कि किसी की भी जमीन का टाइटल घोषित करने का। जब भी अधिकार है तो सिविल कोर्ट को है। हाँ। तो और उस आधार पर जिला उपसमहर्ता का जो आदेश है वो गलत है जी। तो 2020 में उक्त न्यायालय ने हमें रिलीफ देते हुए हमारे हकीकत और दखल कब्जा को कंफर्म किया। अच्छा। और चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और बीएलटी में चल रहा है इसलिए उसके निर्णय पे उन्होंने अंत में छोड़ दिया। अच्छा। उसी समय से बख्शिशनामा की तिथि से ये जमीन हमारे दखल कब्जा में है और हमारे दखल कब्जा और हमारे स्वत्व को इस टाइटल सूट ने, इस आदेश ने कंफर्म हमारा किया। उसके इस आदेश की तिथि के बाद से ही राजा राम शर्मा का इस जमीन से कोई स्वत्व नहीं रह गया। यानी कि 2020 में सिविल कोर्ट जगदीशपुर के माध्यम से जो दखल कब्जा की जो रिपोर्ट है वो आपके नाम पर कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया गया। ये तो 1988 से आप लोग उस जमीन पर भूमि पर रहते आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। जी। तो फिर अब इसमें जैसे कि तीसरे व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट कब हो जाता है? अब वो देखिए कि अब जमीन हमारा हो नहीं रहा है। अच्छा। तो उन्होंने एक भू माफिया को बहुत सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके उसको जमीन बेच दी। तो ये तो जमीन अभी बीएलटी में चल रहा था, 2020 में आदेश आया था, तो फिर उसके बाद 2009 में स्टे भी लगा चकबंदी वाला। फिर इतने सारे प्रोसेस होने के बावजूद भी वो किसी और को जमीन कैसे बेच सकते हैं? अब तो क्या ये प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कानून के आंख में धूल झोंक के अपना 1/3 हिस्सा दिखा के अपना रसीद जो कट रहा था वो दिखा के उन्होंने जमीन एक बेच दिया भूमाफिया को कि भूमाफिया जाके जमीन वहां कब्जा कर लेगा। अब भूमाफिया ने वो 55 डिसमिल जमीन उनसे लिखवाया और आए दिन हमें उस जमीन पर जाके वहां पर दखल करने की कोशिश करता है। कभी हमारे बोरिंग पे ताला बंद कर देता है, कभी वहां घेरने का प्रयास करता है, कभी हम लोग को धमकी दिलवाता है कि जमीन छोड़ के भाग जाओ। ये जो
रजिस्ट्री हुआ किस साल में हुआ? ये रजिस्ट्री 2024 में। तो 2024 में जो आपके पास बीएलटी के जो कागज थे, जो हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएलटी में ट्रांसफर किए गए थे, 2020 के जो रिपोर्ट के कागज थे आपके पास में, क्या आपने कागज अधिकारियों को नहीं दिया, दिखाया नहीं कि ये देखिए है, तो आखिर हमारे चाचा जी कैसे जमीन बेच सकते हैं? हमने जितने एग्जीक्यूटिव लोग हैं जी जैसे डीएम हैं जी एडीएम हैं जी उसके बाद एसडीएम हैं डीसीएलआर हैं अंचलाधिकारी हैं हाँ। उसके बाद जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जी नीचे शुरू किया है तो थाना प्रभारी हाँ। उसके बाद फिर हमने डीएसपी उसके बाद एसपी उसके बाद डीजीपी डीआईजी सबको हमने कागज अपना भेजा कि हमारा दखल कब्जा है जमीन पे, हमारा हकीकत है, कोर्ट द्वारा भी कंफर्म किया गया है। उसके बाद ये भूमाफिया जमीन पे चढ़ के हमारा जमीन बलपूर्वक दखल करना चाह रहा है। आप लोग कृपया इस मामले में हमारी मदद करें, संज्ञान लीजिए। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ये जो पत्राचार आप किए हुए हैं, क्या इसके प्रूफ है आपके इसके पास? सारे कॉपी है हमारे पास जी, कि आपने पत्राचार किए इतने सारा कॉपी है हमारे पास। तो ये जमीन के जो मामले होते हैं, ये अगर हम प्रखंड स्तर की बात करें तो अंचल में जो सीओ जो पोस्ट होता है वो लोग देखते हैं, उसके लिए सरकार डिप्यूट करती है सीओ पे। तो क्या सीओ से इस बात की अवगत नहीं करें? डीएसएलआर भी है, इसको देखते हैं, डीसीएलआर भी। सीओ मैडम से भी बात हुई थी हमारी और डीसीएलआर सर से भी बात हुई थी जी। वो सारी चीज सारे तथ्य से अवगत हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी इतना भ्रष्टाचार अंचल में फैला हुआ है कि सीओ मैडम ने तो पहले हमारी बात समझ के और जो हमने फिरोज अंसारी के खिलाफ उनको तो जमीन लिखने का जमीन खरीदने का अधिकार था ही नहीं, उसके बाद भी जमीन खरीदे, तो उस जमीन के दस्तावेज को रद्द करने के लिए हमने एक न्यायालय में केस किया, एक टाइटल सूट किया कि जो भी वो जमीन लिखवाए वो गलत लिखवाए, उनको बेचने का अधिकार नहीं था, इनको खरीदने का अधिकार नहीं। अपने चाचा ने फिरोज अंसारी नामक व्यक्ति को बेचा? जी जी जी। उस आधार पे इनका दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन दिए थे वो खारिज हो गया भी यहाँ से। अच्छा। और डीसीएलआर के यहाँ जब अपील वो किए तो आप देखिए कि डीसीएलआर के यहाँ अगर आवेदन आप देते हैं किसी अपील का तो 6-6 महीना 7-7 भर 2-2 साल के बाद तारीख आता है उसका। हाँ, वो तो प्रोसेस है, नियम है, तारीख आता है। इतना पेंडिंग है केसेस। लेकिन इस व्यक्ति का करीब 3 महीने में ही केस डिस्पोज हो गया। अब उसके बाद उन्होंने डीसीएलआर ने रिमांड करके यहाँ भेजा है और यहाँ अब नगर पंचायत जो क्षेत्र है वो आरओ साहब जो राजस्व अधिकारी हैं उनके जिम्मे लगा हुआ है। अच्छा। जब इस मामले में हमने राजस्व अधिकारी से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि डीसीएलआर का आदेश है, इस मामले में म्यूटेशन हमको फिरोज अंसारी के पक्ष में करना है। जब हमने सारी बात बताई कि बीएलटी मामला चल रहा है, टाइटल शूट चल रहा है, तो आप इस मामले को कैसे छू सकते हैं? ये तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो करते हैं, हम करेंगे उनका। तो ये जो आपके पास जो कागज थे बीएलटी के 2020 के, बाकी जो भी आपके न्यायालय के जो कागजात थे, क्या आपने डीसीएलआर सर से अवगत नहीं कराया जाए? सारा चीज अवगत कराया। सर आपने इस पर आदेश कैसे दे दिया? सर इसमें मोटेशन सारा आदेश ऊपर से नीचे तक सारा तंत्र भ्रष्ट हो गया। क्या कहा सर ने? क्या कहा? सर ने कहा कि ठीक है, हम तू भेज दिया है और अब आरओ को हम बोल देते हैं कि दाखिल खारिज नियम 2011 के तहत स्वच्छ नामांतरण आपको करना है। तो दाखिल खारिज नियम 2011 में यही है कि अगर किसी भी जमीन पे अगर टाइटल लंबित है तो कोई नामांतरण नहीं होगा। उसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार। ये तो टाइटल तो लंबित है ना, आपके चाचा के साथ तो चल रहा है ना, फाइनल नहीं होगा ना, कैसे है? तो फिर उसके बावजूद भी ये सब प्रोसेस चल रहा है। फिर से दाखिल खारिज के लिए आवेदन उन्होंने किया है, जिन्होंने एक दिन में उसको आम खास सूचना तक उसको पहुंचा दिया गया। कर्मचारी रिपोर्ट हो गया, आरओ रिपोर्ट हो गया, उसके बाद आम खास सूचना भेज दिया गया। अच्छा, उसी जमीन के लिए। अच्छा, तो ये चीज कैसे हो गया? तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इन लोगों के पास ये कहते हैं कि हम तो करते हैं भाई। अच्छा, तो सब पैसे की आड़ में करते हैं, कानून के खुद ही हो गए क्या? सब पैसे की आड़ में, सब एथी की आड़ में सारा काम हो चल रहा है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो सोचने वाली बात अब यहाँ ये आती है, जबकि बीएलटी के कागज पेपर इनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। 2020 के जगदीशपुर के जो सिविल कोर्ट का जो आदेश है, जो जमीन दखल कब्जा इनका है, वो भी रिपोर्ट इनके पास उपलब्ध है। टाइटल में जब मामला चल रहा है इनका, तो फिर आखिर ऐसे जमीनों पर अंचल के जो कर्मचारी हैं वो कैसे फिर कार्रवाई कर सकते हैं? जहां तक मुझे जानकारी है कि जब मामला कोर्ट में चलाया जा रहा है, जब कोर्ट के न्यायालय के नजर से जब देखा जा रहा है उसको, जब तक वहां से किसी दूसरे पक्ष या इनके पक्ष में अगर डिग्री नहीं आ पाती है उस जमीन के रिलेटेड, तब तक उसमें कोई काम सीओ का या कहीं से कुछ नहीं हो पाता, जहां तक मुझे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे हो रहा है बिहियां प्रखंड अंचल के अंतर्गत में, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि अब इससे समझिए और माजरा लगाइए। अब सवाल
यहां पर ये खड़े होते हैं और सवाल तो हम पूछेंगे कि आखिर जब ये मामला सिविल कोर्ट में है, आखिर जब ये मामला टाइटल सूट में है, आखिर जब ये मामला बीएलटी में है, तो उसके बावजूद भी एक दिन में मोटेशन के जो कागजात हैं इनके, जो कि एक दिन में कर्मचारी रिपोर्ट, एक दिन में इनका सारा कुछ आरओ रिपोर्ट, एक दिन में सत्यापन करके आम खास में कागज इनका कैसे पहुंच गया। जब पहली बार जब यहाँ की अंचलाधिकारी महोदय द्वारा इस मोटेशन को खारिज कर दिया गया, तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के डीसीएलआर महोदय ने आखिर आदेश कैसे पारित कर दिया, जो भी रिपोर्ट इन्होंने बनाया उन्होंने कैसे कर दिया। जब भी किसी मोटेशन के लिए किसी की कागजों को ऑनलाइन किया जाता है तो उसके जो अगेंस्ट पार्टी इंतजार किया जाता है कि इसमें कोई विवाद तो लंबित नहीं है। ये जहां तक मुझे मालूम है जमीन से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन अब जमीन वाले जो इस तरीके की जो खबरें आती हैं दिखाना मजबूरी इसलिए बन जाता है कि आखिर ऐसे लोग अब जाए तो जाए कहां, ये एक सवाल है। और हमारे सवाल जिले के सारे अधिकारियों से है कि आखिर जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, इनकी फरियाद क्यों नहीं देखी जा रही है। जब ये कागज लेके हर कार्यालय के चौखट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं तो इनकी आवाज आखिर सुनेगा कौन, ये अपने आप में एक सवाल है। बाकी तो हम सवाल पूछेंगे। और ये अब आपको बताते हैं ये फिरोज अंसारी है कौन। ये फिरोज अंसारी नामक जो व्यक्ति है, पूर्व में भी जब हमने अंचल के खिलाफ में जब खबरें चलाने की कोशिश की थी और खबरों को दिखाने की, जब लोगों के सामने हमने अंचल के कारनामे को दिखाने की कोशिश की थी, तो जबरन अंचल के एक कर्मचारी के द्वारा मिलकर और पत्रकार की आवाज को दबाने का काम किया था फिरोज अंसारी ने। ये वही फिरोज अंसारी है जो झूठे बयान देता है पुलिस के सामने जाकर। ये वही फिरोज अंसारी है जो ऐसे लोगों के जमीन को अपने नाम पर लिखवाकर उसको अवैध कब्जा करना चाहता है। ये वही फिरोज अंसारी है जो अंचल के कर्मचारियों के साथ जिसकी साठ घाट पैठ जो है काफी मजबूत है, जो कि एक दिन में इसके कागज कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये वही फिरोज अंसारी है जो आने वाले जो भूमाफिया पनप रहे हैं उसकी संज्ञा में ये फिरोज अंसारी आता है। ऐसे लोगों पर जांच क्यों नहीं होती है? आखिर जो शख्स अविनाश शर्मा इस वक्त मेरे साथ बैठ के अपनी आप बीती अपनी कहानी को बता रहे हैं, तो उनकी कहानी को सुनने वाला भोजपुर जिले में है कौन? ऐसे ही जमीन से पीड़ित लोग आए दिन आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। तो अब इनके पास विकल्प क्या बचता है कि अगर इनकी आने वाले समय में अगर इनकी हत्या हो जाए, आने वाले समय में इनके साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाए, तो ये जो अधिकारी जो झोल कर रहे हैं, जो इस तरीके का जो खिलवाड़ कर रहे हैं किसी के जमीन के साथ में, उनकी जवाबदेही कौन देगा? तो हमारा सवाल है पूछने का और हम पूछते रहेंगे। इसके लिए चाहे जिस भी मुकाम तक जाना होगा उस मुकाम तक हम पर जाएंगे, उस सवाल को आपसे पूछेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे और जनता को इन सवालों से रूबरू भी करवाएंगे। हमने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछा है कि आखिर जो इनके दर्द हैं उन दर्दों के पीछे छिपे हुए जो सवाल है उसके जवाब कौन देंगे। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइएगा।